गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो बनाने वाले हैं जिसको सीखने के बाद आपको पूरी हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो आप इस वीडियो को विदाउट स्किप बहुत प्रॉपर तरीके से देखिएगा। देखिए, जैसे हम हिंदी के किसी सेंटेंस को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो आपको ये प्रॉपर तरीके से पता नहीं रहता कि कहाँ पर सब्जेक्ट रखना है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना है, कहाँ पे मेन वर्ब रखना है। तो हम बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, होता क्या है कि जब आप हिंदी में कोई भी सेंटेंस बनाते हैं उसमें सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद में क्या होता है आपका, अदर वर्ड होता है। अदर वर्ड के बाद में आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या होता है, मेन वर्ब होती है। और सबसे लास्ट में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लिख करके दिखाता हूं। वह पापा के साथ रीवा जा रहा है। तो आप इसमें यदि फाइंड करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, अदर वर्ड। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, ये आपका नेम ऑफ प्लेस है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको भी आप अदर वर्ड पे काउंट कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या मिलेगी, मेन वर्ब। और सबसे लास्ट में आपको क्या मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब। देखिए, हिंदी के स्ट्रक्चर में यही होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, देन ऑब्जेक्ट, देन मेन वर्ब एंड आफ्टर दैट एट लास्ट हेल्पिंग वर्ब। देख लीजिए हिंदी के सेंटेंस में सारी चीजें हैं कि नहीं। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखा, फिर आपका अदर वर्ड आता है, फिर आपका एक और अदर वर्ड आया, फिर आपकी मेन वर्ब, और सबसे लास्ट में आप क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। और यदि इसी सेंटेंस को आपको इंग्लिश के स्ट्रक्चर पे सेट करना है ट्रांसलेट करने के लिए, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, वह, जो कि सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में फर्स्ट आता है। फिर आपको लिखना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब, जो कि क्या है, रहा है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपका क्या आता है, मेन वर्ब, जो कि क्या है, जा। इसके बाद आपका अदर वर्ड आएगा, यानी आपने हिंदी में जिस सेंटेंस को लिखा था कि वह पापा के साथ रीवा जा रहा है, जब आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, वह रहा है जा टू रीवा। अब हमें यही चीज सीखना है कि हम हिंदी में इतनी सारी चीजें बोलते हैं, वो सारी की सारी चीजें जब इंग्लिश में आपकी ट्रांसलेट होती हैं तो वो किस फॉर्म में सेट होती हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश। क्योंकि हिंदी हमारी कैसे होती है, सब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। बट जब आप इंग्लिश में कोई चीज बनाते हैं, इंग्लिश के स्ट्रक्चर से भी आप समझने की कोशिश करिएगा कि इंग्लिश में क्या होता है। इंग्लिश में कोई सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्ट, इसके बाद आता है आपकी हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आपका आता है मेन वर्ब, इसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में आता है अदर वर्ड। ठीक इसी स्ट्रक्चर के कारण हमारी हिंदी के सेंटेंस को जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो तो सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। और हमें ये समझ में नहीं आता है कि हमें रहा है यहाँ क्यों आता है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ कैसे आ जाती है। तो वो सारी चीजें हम समझेंगे। देखते हैं हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और उसे वन बाय वन करके इंग्लिश के स्ट्रक्चर पे ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश के स्ट्रक्चर पे रखने की कोशिश करेंगे। तो फिर आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा और आप बहुत इजीली तरीके से किसी भी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, वह छत पर हिंदी पढ़ रहा है। इसमें आपको पहले तो सारी चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तो मैं आपको कुछ शॉर्टकट चीजें बता रहा हूं। जैसे हिंदी का कोई भी सेंटेंस होगा उसमें जो सबसे पहला शब्द होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट। सबसे लास्ट वाला क्या होगा आपका, हेल्पिंग वर्ब। आपको कुछ नहीं देखना, सबसे पहली चीज क्या होगी, सब्जेक्ट होगी, सबसे लास्ट में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब,
हेल्पिंग वर्ब की ठीक पहले क्या आएगी, मेन वर्ब, उसके ठीक पहले क्या आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, और इसके बाद ऑब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में जितनी भी सारी चीजें बचती हैं क्या होती हैं, वो अदर वर्ड होती हैं। अब दोस्तों हमें इस सेंटेंस को फिर से इंग्लिश के स्ट्रक्चर पे आपको सेट करना है। तो हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, यानी क्या आएगा, वह। फिर इसके बाद इंग्लिश के स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं तो क्या आएगा, रहा है। फिर हमने आपको बताया था कि इंग्लिश के स्ट्रक्चर पे क्या लिखते हैं, मेन वर्ब, यानी क्या आएगा, पर। फिर इसके बाद हम क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, हिंदी। और सबसे लास्ट में क्या आएगा, छत पर। एक बार मैं ऊपर फिर से इंग्लिश के स्ट्रक्चर को लिख देता हूं। यदि आप इंग्लिश के किसी सेंटेंस को, हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश के स्ट्रक्चर पे सेट करेंगे तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। फिर क्या लिखेंगे आप, हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या लिखेंगे आप, मेन वर्ब। फिर आप क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। और सबसे लास्ट में आप क्या लिखते हैं, अदर वर्ब। और देख लीजिए इस सेंटेंस को मैंने प्रॉपर इंग्लिश के रूल के अकॉर्डिंग सेट किया है। मतलब अगर कोई हिंदी में सेंटेंस आप ऐसा लिखते हैं या बोलते हैं तो जब आप उसे इंग्लिश में बनाएंगे तो आप उसे इस फॉर्म में बनाएंगे। मैंने कुछ आपको शॉर्टकट चीजें बता दी हैं कि कोई भी सेंटेंस हिंदी का कितना भी बड़ा हो, जो सबसे स्टार्टिंग पे रहता है वो क्या रहता है, सब्जेक्ट। इसके बाद आपको सबसे लास्ट में देखना है क्या मिलेगा आपको, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के ठीक पहले आपको क्या मिलेगा, मेन वर्ब। उसके ठीक पहले आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। और उसके ठीक पहले क्या मिलेगा आपको, अदर वर्ड। इंग्लिश में आप इस स्ट्रक्चर पे चीजों को सेट करते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर यदि हमारे ये बताइए कि अगर एक सब्जेक्ट हो तो आपने फर्स्ट पे रख दिया, फिर आपने हेल्पिंग वर्ब रख दी, फिर आपने मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। क्या सर हर सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट आएगा? क्योंकि यदि दो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि पहली बात तो दोनों ऑब्जेक्ट कौन से हैं और इसके बाद हम उन्हें किस क्रम में लिखें, और यदि एक से अधिक अदर वर्ड आ जाए तो हम उन्हें किस क्रम में लिखेंगे। तो कुछ नोट पॉइंट है जो कि मैं आपको बता रहा हूं। इसको मिटा देता हूं मैं, आप लोग समझ गए होंगे। पहली बात तो यह है कि यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में एक से अधिक अदर वर्ड आ जाए तो आप उन्हें किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में आपको केवल एक अदर वर्ड देखने को मिलेगा। क्योंकि जब कोई सेंटेंस आपका बहुत लंबा होता है तो अदर वर्ड के कारण ही होता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि वह सोमवार को छत पर चाकू से सब्जी काट रहा है। तो अब मैं बोलूंगा आप इसे फाइंड करिए। आप बोलेंगे सर आपने बताया कि सबसे पहला क्या है, सब्जेक्ट है। हिंदी के सेंटेंस में सबसे लास्ट में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के ठीक पहले क्या होता है, मेन वर्ब। अब ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब के पहले क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के अलावा इसमें सारी चीजें क्या है, अदर वर्ड है। जैसे सोमवार को ये एक अदर वर्ड हो गया, छत पर ये दो अदर वर्ड हो गया, और चाकू से आपका थर्ड अदर वर्ड हो गया। अब आप इसे इंग्लिश के सेंटेंस में ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश के स्ट्रक्चर पे आप लिखिए तो क्या आएगा, सब्जेक्ट वह। फिर आपका आ जाएगा इंग्लिश के स्ट्रक्चर में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, यानी रहा है, रहा है। फिर क्या आता है आपका मेन वर्ब यानी काट। फिर आपका क्या आता है, सब्जी। अब हमने पहले क्या लिख दिया, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट।
आप बोलेंगे सर आपने चीजें क्लियर कर दी, बट आप ये बताइए कि हमारे सेंटेंस में 3 अदर वर्ड दिए हुए हैं, तो हम किस अदर वर्ड को पहले लिखेंगे और किस अदर वर्ड को बाद में लिखेंगे। तो मैंने आपको ये रूल लिखाया है कि जब किसी सेंटेंस में एक से अधिक अदर वर्ड आ जाते हैं तो आप उन्हें किसी भी फॉर्म पे लिख सकते हैं। जैसे हम इसे डायरेक्ट लिख दें, पहला अदर वर्ड जैसे हमारा सोमवार को, इसके बाद आप लिख दीजिए छत पर, फिर इसके बाद आप लिख दीजिए चाकू से। तो जिस सेंटेंस को आप हिंदी में बोलते हैं कि वह सोमवार को चाकू से छत पर सब्जी काट रहा है, उसे जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो कैसा होता है, वह रहा है काट सब्जी सोमवार को छत पर चाकू से। अब अगर आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो आप इसकी इंग्लिश लिख दीजिए, इसकी, 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 इसकी और इसकी, तो आपका पूरा सेंटेंस प्रॉपर तरीके से बन जाएगा। जैसे इसकी इंग्लिश, ही इज कटिंग वेजिटेबल्स ऑन मंडे ऑन द टेरेस विद नाइफ। इस तरह से आपका प्रॉपर तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। बट आपको ट्रांसलेट करने से पहले ये जानना जरूरी है कि हमें किस चीज को कहाँ पर प्लेस करना है, किस चीज को कहाँ पर रखना है। अब आपके माइंड पे ये क्वेश्चन आएगा कि सर सब्जेक्ट तो आपने बताया कि सबसे पहले मिलेगा, सबसे लास्ट में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, क्या ऑब्जेक्ट भी हमेशा सेंटेंस में एक ही रहेगा या एक से अधिक ऑब्जेक्ट आ जाए, या हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं। क्योंकि सब्जेक्ट तो हर सेंटेंस में रहेगा, हेल्पिंग वर्ब भी रहेगी, मेन वर्ब भी रहेगी, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड हो। तो सबसे पहले हम एक रूल से ये जानेंगे कि हम किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को फाइंड कैसे करेंगे। क्योंकि यदि आपको ऑब्जेक्ट फाइंड करना आ गया तो बाकी सारी चीजें जो बचेंगी सेंटेंस में क्या होंगी, वो अदर वर्ड होंगी। उसके लिए एक रूल होता है। रूल ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं कि हिंदी का जो भी हमारा सेंटेंस है, हम उसमें सबसे पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, फिर बीच की आप सारी चीजें स्किप कर देंगे, डायरेक्टली आप क्या लेंगे, मेन वर्ब लेंगे और हेल्पिंग वर्ब लेंगे, और आप क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपको दो प्रकार से करना है, एक बार क्या से करना है, यदि आंसर आता है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, या फिर आपको किसे से करना है, या फिर आपको किसको से करना है। अगर क्या से उत्तर मिलता है, जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यदि किसी और किसको से प्रश्न करने में आपको आंसर मिलता है वो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। सबसे पहले आप हिंदी के सेंटेंस में क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, हिंदी के सेंटेंस का आप मेन वर्ब लेंगे, इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब पिक करेंगे और आप डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको प्रैक्टिकल लिख करके सेंटेंस बताता हूं। जैसे मैंने लिखा, वह हिंदी पढ़ा रहा है, तो सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट हमने आपको बताया, फाइंड कर लेंगे। सबसे लास्ट में आपको हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आपको मेन वर्ब। अब आपको दो चीजें फाइंड करना है कि ऑब्जेक्ट क्या है, अदर वर्ड क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस में है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस में है, या डायरेक्ट भी है या इनडायरेक्ट भी है। तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन करिए। आपने क्वेश्चन किया, सब्जेक्ट लिया, मेन वर्ब लिया, हेल्पिंग वर्ब लिया, और आपने क्या किया, क्वेश्चन। पहला आपका क्वेश्चन होगा, बीच की सारी चीजें आपको स्किप कर देना, वह क्या पढ़ा रहा है, तो सेंटेंस से हमारा आंसर क्या निकलता है, वह हिंदी पढ़ा रहा है। तो आपको पता चल गया कि हमारा हिंदी क्या है, ऑब्जेक्ट। इज क्लियर। आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा।